मंजिलें मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये बहुत गलत बात है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर नंबर 5 DE 105 अर्थात गणित शिक्षण की दक्षता और शिक्षा शास्त्र प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स एजुकेशन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय गणितज्ञों का गणित और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान में आज हम ब्रह्मगुप्त के जीवन परिचय और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके द्वारा जो योगदान दिया गया है उनके बारे में जानेंगे। और आपको पता है कि ये जो टॉपिक है यहाँ पर 4 गणितज्ञ हैं, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, रामानुजन और आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट के बारे में हमने पहले ही बता चुके हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो आइए देखते हैं जीवन परिचय। जो ब्रह्मगुप्त हैं इनका जीवन परिचय। ब्रह्मगुप्त का जन्म है राजस्थान के आबू पर्वत और लूणी नदी है इसके मध्य में स्थित एक कस्बा है और उस कस्बे का नाम है भीनमाल। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और जन्म का जो वर्ष था वो था 598 ईस्वी है, ये ईसा पूर्व नहीं ईस्वी। इनके जो पिता थे, पिता का नाम जिष्णु था, विष्णु नहीं जिष्णु। और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है गणित के क्षेत्र में। और भीनमाल नामक स्थान पर इनका जन्म होने के कारण इनको कई जगह कई ग्रंथों में कई विद्वानों ने भिल्लमालाचार्य के नाम से भी इनका उल्लेख किया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है और लिखे आनी है, तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और इन्होंने सबसे पहले ब्रह्म पितामह सिद्धांत एक ग्रंथ था और इस ग्रंथ को आधार मानकर ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, इसको आधार मानकर क्या लिखा, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। और साथ में खंड खाद्यक की भी रचना की। और इनकी जो रचना है इनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। अनुमान लगाया जाता है उस समय एक मंसूर खान, इसके समय में इनका जो अनुवाद किया गया वो नाम था सिंध हिंद और अल अकरंद इनके नाम से इनके जो ग्रंथ थे इनका अनुवाद किया गया। और इनमें से कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनका प्राचीन जो गणित इतिहास था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है या बहुत ही ख्याति प्राप्त है। अब इनके जीवन परिचय जान लिया, अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। हम गणित के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो इनका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इन्होंने शून्य का जिक्र किया है और शून्य को x - x = 0 के बारे में दर्शाया। वैसे हम जानते हैं कि जो 598 ईस्वी थी वहाँ पर ये हमारे पास जो इंग्लिश के वर्ड हैं या जो वर्णमाला है वो हमारे पास थी नहीं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो k - k = 0 या ख - ख = 0 के बारे में उन्होंने बताया, यानी 0 को एक किस तरीके से आप अच्छे से दर्शा सकते हुए बताया। और यह आपके एचटेट और सीटेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गणित की जो संक्रियाएं हैं मूलभूत गुणा भाग जोड़ घटा, उनमें से हम 0 को किससे अच्छी तरह से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको घटा बताना है, क्योंकि किसी में से उसी संख्या को उसी संख्या में से घटाएंगे तो क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है, और इसको हम पर अच्छे से दर्शा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने 0 के बारे में ये कहा था कि 0 बटे
0 बराबर 0 आता है, जो कि सही नहीं था। बाद में आप जानते हो जो भास्कराचार्य थे उन्होंने 0/0 या किसी के बटे 0 को एक नाम दे दिया अपरिभाषित या इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इन्होंने से कुछ गलती भी हुई थी, एक अंतर भी है इनके साथ। अगला पॉइंट है, इसमें क्या है, ब्रह्मोपनिषद सिद्धांत के 4.5 अध्याय भूतपूर्व गणित को समर्पित हैं। यानी जो इसके 4.5 अध्याय पहले के वो है भूतपूर्व गणित को समर्पित हैं। अगला है 12वां अध्याय गणित, अंकगणित श्रृंखलाओं तथा ज्यामिति के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट है आपका 18वें अध्याय कुट्टक, यानी जो बीजगणित है, प्रणाली थी कुट्टक, उसको बीजगणित के नाम से आज हम जानते हैं, बीजगणित या एलजेब्रा। इसके बारे में उन्होंने रैखिक अनिर्धारित समीकरण ax - by बराबर c, ax - by बराबर c अनिर्धारित समीकरण के बारे में बताया। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या लिखी है a और b, x और y, यानी उस समय हमारे पास ये संख्या नहीं थी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4k - 5k बराबर द या ग या से, कुछ भी इस तरीके से उन्होंने अनिर्धारित समीकरणों का भी जिक्र किया है अपने इस ग्रंथ में। अगला है ब्रह्मगुप्त ने द्विघातीय अनिर्धारित समीकरण, यानी जैसे आप जानते हो ax² + bx + c बराबर 0, इसके बारे में बताया, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में बताया। तो यहाँ पर आप इसको इसी प्रकार से ऐसे लिख सकते हो 4k² + 5k + 10 बराबर 0। इस तरीके से इन्होंने जो द्विघात समीकरण हैं उनके बारे में भी अपने इस ग्रंथ में व्याख्या की है। अगला पॉइंट है आपका, उसके बारे में जान लेते हैं। क्या है, देखो अगला पॉइंट, गणित के सिद्धांत का ज्योमिति में प्रयोग करने वाले यह प्रथम व्यक्ति थे। यानी जो गणित के सिद्धांत हैं उनका ज्यामिति में इन्होंने प्रयोग किया था। उनके ब्रह्मोपनिषद सिद्धांत के द्वारा अरबों, यानी अरब के निवासी भी भारतीय ज्योतिषी का पता लगा पाए। अब्बादी खलीफा अल मंसूर 712 से 775 ईस्वी के दौरान बगदाद की स्थापना की और इसे शिक्षा के केंद्र के रूप में उन्होंने विकसित किया था। अब्बादी के आदेश पर अल फजरी ने इनके जो ब्रह्मोपनिषद सिद्धांत है उसका अरबी भाषा में अनुवाद किया था, जो हम पहले बता चुके हैं। क्या नाम था उनका? अल अकरंद, और दूसरा नाम आपको पता है सिंध हिंद। इनके नाम से इन्होंने जो इनके ग्रंथ है ब्रह्मोपनिषद सिद्धांत उसकी अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था। अगला पॉइंट है, ब्रह्मगुप्त ने वृत्त के क्षेत्रफल, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसको एक स्क्वायर के क्षेत्रफल से तुलना करने की कोशिश की थी। यानी इन्होंने बताया था कि एक वृत्त के क्षेत्रफल को हम एक स्क्वायर या वर्ग बना सकते हैं। हालांकि वर्ग नहीं बनता है, इसका क्या बनता है, आयत बन जाता है। आयत कैसे बनता है वो हम बता देते हैं। जैसे ये, इसके हम पार्ट कर लें बराबर और इन पार्टों को काट कर इस तरीके से इनके टुकड़ों को इस तरीके से सजाया जा सकता है। और ये आप यदि सजाना चाहते हो सजा भी सकते हो, और यदि नहीं सजाना चाहते तो कुरुक्षेत्र में एक पैनोरामा नामक स्थान है, वहाँ पर बहुत सारी गणित और विज्ञान से संबंधित चीज़ें रखी हुई संग्रहालय है। तो वहाँ पर ये जो वृत्त है ये अभी आयताकार रूप में रखा हुआ है, आप इसको वृत्त बना सकते हो। तो ये आप वहाँ जाके देख सकते हो, या फिर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, बहुत आसान है। अगला पॉइंट है, ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि ज्ञात की, यानी जो पृथ्वी की परिधि है उसको ज्ञात किया, और जो आज परिधि मापी जाती है उसी के बराबर। आप जानते हो जो पृथ्वी है उसका व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर और 12,742 किलोमीटर। दो इसलिए है कि पृथ्वी की जो आकृति है वो बिल्कुल वृत्ताकार नहीं है, इस तरीके से इलिप्स के टाइप में है। तो ये वाली डिस्टेंस तो ये होगी 12,756, और ये जो 12,742 है वो ये है। तो इससे परिधि निकाली उन्होंने, और जो परिधि उन्होंने निकाली थी वो आज के इस परिदृश्य के संदर्भ में बिल्कुल सही बैठती है। यानी उन्होंने उस समय वृत्त की परिधि को सही सही माप के बता दिया था। ब्रह्मगुप्त ने जो पाई है, पाई का मान है, आपने पढ़ा था कल, जो आर्यभट्ट थे उन्होंने पाई का मान 4 अंकों तक, दशमलव के 4 अंकों तक बताया था, और इन्होंने बहुत आगे यानी 3 दशमलव, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1 4 1 5 1 2 6 5, यानी इन्होंने इतना बार बता दिया था।
पाई का मान और वर्गमूल 10 का मान। इन्होंने माना कि ये दोनों बराबर होते हैं। किन की देन है ये? किन्होंने बताया? ब्रह्मगुप्त ने, क्योंकि आज हम ब्रह्मगुप्त की ही चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मगुप्त ने गणित के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया। अगला पॉइंट है, ब्रह्मगुप्त भिन्नों के सिद्धांतों से भी परिचित थे, यानी जो भिन्न है हर बटे में अंश, उसके सिद्धांत भी परिचित थे। इन्होंने एक घातीय अनधार्य समीकरण, यानी जो एक घात का समीकरण होता है जिसको आज हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, उसके बारे में भी बताया। यानी ax माइनस बी वाई बराबर सी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4k माइनस 5k बराबर सी। कांस्टेंट है तो इसको आप 5 या 6 जो भी लिख सकते हो। इस तरीके से इन्होंने जो लीनियर इक्वेशन है उसके बारे में भी बताया। अगला पॉइंट है ब्रह्मगुप्त के सूत्र, यानी इन्होंने कुछ आकृतियां हैं उनके क्षेत्रफल भी बताए। तो सबसे पहले इन्होंने जो चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में इन्होंने बताया। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? कोई ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो। जिस तरीके से ये दिया है, मान लीजिएगा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, आप इनको मिला दो तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, समद्विभाजित नहीं करते, काटते हैं सिर्फ। समद्विभाजित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इन्होंने इसके बारे में बताया। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने का एक सन्निकट सूत्र बताया, और जो सन्निकट सूत्र था, सन्निकट सूत्र, अर्थात ये एक एग्जैक्ट सूत्र नहीं था, इन्होंने सन्निकट सूत्र बताया। और ये सूत्र था आपका P प्लस R बाई 2 और Q प्लस S बाई 2, जो कि सही नहीं था। फिर उन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के एक एग्जैक्ट सूत्र बताया, और ये था आपका S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इससे निकालते ही हो। ये किसका बताया? चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जहाँ पर S क्या है? चतुर्भुज का अर्ध परिमाप होगा, अर्थात S बराबर A प्लस B प्लस D और आ जाएगा इसमें D बाई 2। तो इसकी सहायता से इन्होंने ये भी बताया कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, सन्निकट सूत्र ये है और एग्जैक्ट सूत्र ये है, इन्होंने ये बताए। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए ब्रह्मगुप्त के जीवन परिचय, उनके द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांत, उनकी रचनाओं के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया? हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले कर्तव्य के साथ। धन्यवाद।